बाहर मौसम खराब है। वह एक बार फिर गिड़गिड़ाकर रो रही थी। उसके जिस्म में ठंडक उतरने लगी थी। आसमान से बराबर बरसती बारिश की बूंदों ने सुइयों की तरह उसके जिस्म में करंट दौड़ा दिया था। ये तूफान उसकी ज़िंदगी में आज पहली बार नहीं आया था। इस तूफान ने उसे हमेशा ही बर्बाद किया था। खराब मौसम, मूसलाधार बरसती बारिश और बार बार कड़कने वाली बिजली ने लीवा को अपने अंदर सहने पर मजबूर कर दिया था। दरवाज़ा पीट पीट कर वह बैठ चुकी थी। अब तो वह बिल्कुल ही मायूस होने लगी थी। चेहरे पर बिखरते आंसू बारिश के पानी में घुल रहे थे। उसकी बड़ी बड़ी खूबसूरत आंखों में परेशानी, दुख क्या कुछ नहीं था। अपने कांपते जिस्म को समेटे वह पलटी थी। क्या करूं, कहाँ जाऊं? चाची ने दरवाज़ा नहीं खोला। वह जानती थी कि उसकी चाची अहिल्या देवी ऐसे ही थी। सख्त दिल और दुनिया की कोई चीज़ उनके दिल को मोम नहीं कर सकती थी। खासकर लीवा के बारे में उसने बेबसी से अपनी पलकें मींच ली। बिजली एक बार फिर कड़की। गेट के सामने एक पल के लिए रोशनी हुई। बेकाबू होकर वह डर से 2 कदम पीछे हटी। वह रात के उस सन्नाटे में शहर में कहाँ जाती? अभी तो बारिश हो रही थी। कोई अपने घर के बाहर नहीं निकलेगा। अगर कोई गलत इरादे वाला आदमी आ गया तो वह बेकाबू डर में पड़ गई थी। दरवाजे के उस पार कोई नहीं था। गार्ड भी न जाने कहाँ जाकर सो गया था। उसके इतने बार दरवाजा पीटने पर भी वह दरवाजा खोलने नहीं आया था। शायद उसे अहिल्या देवी से अच्छी खासी डांट मिली होगी। वह अपने टुकड़ों पर पालती उसे, वह तो उसी का ही सुनता ना। अपने जेठ की औलाद को बर्दाश्त करने से वो बहुत घबराती थी। अचानक ही अंदर से पैरों को घसीट कर चलने की आवाज़ आ रही थी। शायद उसको मेरी चीख पुकार सुनकर तरस आ गया था। एक बार फिर वह पूरी ताकत से दरवाज़ा पीटने लगी थी। खटखट की आवाज़ से छोटा गेट खुला और चौकीदार ने अपना सिर बाहर निकाला। वह नींद खराब होने पर बुरी तरह से गुस्से में था। लीवा की हैसियत इस घर में क्या थी, इस बात से वह खूब जानता था। भगवान के लिए गार्ड अंकल, मुझे अंदर आने दो। बाहर बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, बारिश है। मैं रात के इस पहर अकेली बाहर नहीं खड़ी हो सकती। आप प्लीज़ कुछ तो मदद करें। और वह एकदम बिलक बिलक कर रोने लगी। चौकीदार ने एक अजीब सी निगाह उस पर डाली। अहिल्या मैडम ने कहा है कि तुम्हें अंदर नहीं आने देना। अब तुम यहाँ खड़ी होकर शोर मचाना बंद कर दो और जहाँ दिल करता है वहाँ चली जाओ। ये तो तुम्हें चोरी करने से पहले 100 बार सोच लेना चाहिए था ना। सुबह से पहले ये दरवाज़ा नहीं खुलेगा। चौकीदार ने ऐसे ही गुस्से में उसे जवाब देते हुए खटाक से दरवाज़ा बंद कर दिया था। दरवाजे के बाहर लीवा का दिल डर से धड़क रहा था। और उस घर का नौकर तो अहिल्या देवी से तनख्वाह लेता था, उसी का वफादार था। उसे भला लीवा से हमदर्दी करके क्या लेना देना था। अब तो लीवा की टांगों से जान निकलने लगी थी। मौसम की सख्ती अब अपना असर दिखा रही थी। उसे यूं महसूस हुआ जैसे ज़मीन और आसमान उसके सामने घूमने लगे हों। बराबर बरसती तबातोड़ बारिश में कोई कमी नहीं रह गई थी। लीवा ने बेबसी से अपनी आंखों में आए आंसू साफ किए। मैंने चोरी नहीं की, आज एक और इल्ज़ाम लग गया मुझ पर। चाची ने एक बार भी नहीं सोचा कि भला मैं चोरी कैसे कर सकती हूँ। बेबसी से सोचती वह पलटी थी। उसका गोरा रंग, उसके कपड़े बारिश से उसके जिस्म में चिपक गए थे। लंबे लंबे बाल गर्दन पर बिखरे हुए थे। डर के मारे उसकी रंगत बेहद सफ़ेद पड़ गई थी। आज जो भी कुछ हुआ था, उसकी चाची की लड़की माया ने अपनी माँ के अलमारी से पैसे चुराए थे। इल्ज़ाम मुझ पर लगा दिया। मेरी चाची ने भी ये सब जानना जरूरी नहीं समझा। उन्हें पता था कि बेटी के मुकाबले में मुझ पर इल्ज़ाम रखना ज़्यादा आसान है। उसके होठों पर एक फीकी सी मुस्कुराहट बिखर गई थी। बेबसी में उठकर आसमान की तरफ देखने लगी, जैसे वह अपने मर जाने वाले माँ बाप से शिकायत कर रही हो। मगर वहाँ से कोई जवाब नहीं आया। लड़खड़ाते कदमों से वह गली पार करने लगी थी। न जाने वह कितनी देर चलती रही, शायद आधा घंटा या 15-20 मिनट। लीवा को लगा वह कई सदियों तक किसी मंजिल पर पहुँचने की कोशिश कर रही हो। हर छोटी सी आहट पर वह बुरी तरह से चौंक जाती थी, मगर अब उसकी बर्दाश्त जवाब दे रही थी। शायद यही वजह थी कि सामने से आती तेज लाइट को वह देख न सकी। गाड़ी चलाने वाला भी शायद बारिश के थपेड़ों से परेशान था, इसलिए सामने से आती बारिश में भीगती जिस्म को वह देख नहीं सका था। यूं भी उसे कैसे अंदाजा हो सकता था कि रात के इस पहर एक 18 साल की लड़की अपने घर वालों के जुल्म से सताई हुई है, अपने लिए ठिकाना तलाश कर रही होगी।
एकदम गाड़ी के सामने आई तो फ्रंट सीट पर बैठे अंश की काली आंखों में आश्चर्य फैल गया। तेज जलती हुई गाड़ी की रोशनी में उसका साया देखते ही उसने बेकाबू होकर ब्रेक लगाए। तेज चलती रफ्तार के साथ गाड़ी एकदम से रुक चुकी थी। गाड़ी ने लीवा को कमजोर पड़ते जिस्म को धक्का दिया था। वह उछलकर रोड के दूसरी तरफ जा गिरी थी और अपने होश खो बैठी थी। गाड़ी की टक्कर ने उसके रहे सहे होश भी छीन लिए थे। वह आंखें मूंदे अंधेरे में खुद को डूबता हुआ महसूस कर रही थी। जिस वक्त गाड़ी का दरवाजा खोलकर अंश बेकाबू बाहर निकला, तेज बरसती बौछार ने उसे पल में ही भिगो दिया था। मगर वह ऐसे मौसम से घबराने वाला नहीं था। जैकेट की जिप बंद करते हुए तेज कदमों से चलता हुआ वह उसे बेहोशी की हालत में देखकर पास आया। कौन है ये? रात के इस पहर ये लड़की बाहर क्या कर रही है? वह परेशान हो उठा था। हाथ में पहनी घड़ी पर उसने समय देखा। रात के 2 बज रहे थे। वह औंधे मुंह फर्श पर गिरी पड़ी थी। माथे से खून बह रहा था। बारिश के साथ पथरीली जमीन पर गिरी पड़ी थी। अंश ने बेकाबू होकर उसको कंधे से पकड़कर सीधा किया और एक पल के लिए वो बिल्कुल ही हैरान रह गया था। ये चेहरा, ये नैन नक्श जाना पहचाना था। ये लीवा रणवीर अंकल की भतीजी है, रणवीर अंकल के छोटे भाई की बेटी। वो बेकाबू लड़खड़ाकर उठा। किस्मत इतनी जल्दी भी मेहरबान होती है, कोई दुआ इतनी जल्दी भी स्वीकार हो जाती है। अंश को विश्वास न हुआ। उसके हाथों में वह लड़की थी जिसके जरिए वो बाजी पलट सकता था, शतरंज के मोहरे बदल सकता था, अपने पुराने जख्म, अपने पुराने दुश्मन रणवीर से बदला ले सकता था। उसके घर की एक औरत उसके कब्जे में थी। अंश के चेहरे पर बेकाबू फैली हुई मुस्कान से उसकी पुरानी दुश्मनी ताजा हो उठी थी। धीरे से झुककर उसने लीवा की सांस चेक की। वो बेहद धीरे चल रही थी। ये जिंदा है। हे भगवान, आपकी कृपा है, इसकी सांस तो चल रही है। अंश के होठों से आवाज आई थी। अब तो गए रणवीर, अब पुराने बदले चुकाने में आसानी होगी। मुझे अंदाजा है कि तुम अपने घर की इज्जत के मामले में किसी तरह की कोताही नहीं करोगे और अब तुम्हारी इज्जत मेरे कब्जे में है। धीरे धीरे उसने जमीन पर बेहोश पड़ी रणवीर की भतीजी लीवा को अपनी बाहों में उठा लिया था। सर्द मौसम में अपनी बाहों में मौजूद उस बेहोश लड़की का हुस्न उसे घायल करने लगा था। हर बार बिजली कड़कने पर उसे उसका चेहरा दिखाई देता था। अंश ने अपना सिर झटका और धीरे से उसे गाड़ी की पिछली सीट पर लेटाते हुए उसे याद आया, जब पहली बार उसने लीवा को रणवीर की कोठी में देखा था तब कोठी में कोई शादी थी और वे लाल रंग का खूबसूरत कपड़ा पहने चुपचाप अपनी उंगलियां मसलते हुए अलग टेबल पर बैठी थी। तब भी वह एक वेटर का रूप धारण कर रणवीर पर नजर रखे हुए था। शायद ये लड़की अलग थलग रहना पसंद करती थी, मगर अब तो उसे अपने चाचा के किए हुए कर्मों की सजा भुगतनी होगी। धाड़ से दरवाजा बंद करते हुए वह ड्राइविंग सीट पर बैठा था। वह चेहरा जहां कुछ पलों पहले तक कोई असर नहीं था, अब वहां एक खतरनाक सी मुस्कुराहट उभर रही थी। वह खेल में उतरने वाला शतरंज का खिलाड़ी था और जीत जरूर उसी की होनी थी, क्योंकि उसके पास खेल का सबसे नाजुक मोहरा था। उसने पलटकर एक निगाह उस बेहोश लीवा के जिस्म पर डाली जिसके होंठ नीले पड़ रहे थे। हाँ, मगर उससे पहले मुझे इसे जिंदा रखने की कोशिश करनी है। कहीं ऐसा ना हो कि ये मर ही जाए। ये लड़की रात को घर से बाहर क्या कर रही थी? शायद किसी के साथ घर से भागने के लिए निकली हो। इस उम्र की लड़कियां बेवकूफ़ भी तो बहुत ज़्यादा होती हैं। गाड़ी स्टार्ट करते हुए अपनी ही सोचों में उलझा हुआ था और पिछली सीट पर होश हवास से बेगाना पड़ी लीवा नहीं जानती थी कि उसकी ज़िंदगी अब किस मोड़ पर दाखिल हो चुकी है। पूरे रास्ते यही सोचता रहा कि अपनी इस कामयाबी के मोहरे को लेकर वह कहाँ जाए। अंश की काली आंखों में बेचैनी के साथ साथ अब उलझन भी बढ़ रही थी। वह उसे अपने घर नहीं ले जा सकता था। उसे पता था उर्मिला देवी उस लड़की को देखते ही भूल जाएंगी वह उनका बेटा है, और फिलहाल वह अपनी इस हरकतों के लिए उनसे किसी भी तरह की अच्छाई की उम्मीद नहीं कर सकता था। पहले ही बहुत अच्छाइयाँ करके उन्होंने सबको अपना दुश्मन बना लिया था। यही वजह थी कि वह 28 साल का होने के बावजूद सिर्फ दुश्मनियां ही निभा रहा था। अभी तक उसे अपना घर बसाने का मौका नहीं मिला था, मगर अब मैं इस दुश्मनी को उसके आखिरी अंजाम तक पहुंचाकर ही छोड़ूंगा। मेरी माँ की आंखों में आए हुए आंसुओं का सारा हिसाब अब रणवीर को देना ही होगा। ये सोचते हुए आखिरकार उसने अपने गाड़ी का मुंह फार्म हाउस की तरफ मोड़ लिया था। यही वो जगह थी जहाँ उसे कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता था। वहाँ वह सुरक्षित था। अपने उसी इरादे के साथ गाड़ी फार्म हाउस के सामने रोकी
तो वफादार चौकीदार ने जल्दी से आकर दरवाज़ा खोल दिया। साहब जी, ये कौन है? चौकीदार ने हैरानी से पूछा। तो अंश ने एक ठंडी निगाह से चौकीदार को देखा। वह समझ गया ये साहब का पर्सनल मामला है, उसे अपनी राय नहीं देनी चाहिए। वह चुपचाप आगे बढ़कर बेहोश लीवा के जिस्म को गाड़ी से निकालने की कोशिश करने लगा। अंदर के तरफ जाते अंश ने पलटकर ये मंजर देखा। न जाने क्यों उसे अजीब सी बेचैनी हो रही थी। तुम पीछे हट जाओ, मैं खुद ही निकाल लेता हूँ। वह आगे बढ़ा। बूढ़े चौकीदार को पीछे हटते देख उसने धीरे से लीवा के जिस्म को गाड़ी से बाहर निकाला। उसके कपड़े पूरी तरह भीग चुके थे। वह अभी तक बेहोश थी। मेरे कमरे का दरवाज़ा खोलो जल्दी, हीटर ऑन करना, चौकीदार को समझाते हुए उसे निर्देश देते हुए वह तेजी से अंदर बढ़ता गया। बाहर बरसाती तूफानी बारिश में अब थोड़ी बहुत कमी आ गई थी, मगर माहौल में ठंड अब पहले से ज़्यादा बढ़ गई थी। उसे यूं ही बाजुओं में उठाए हुए वह फार्म हाउस के पिछले हिस्से को पार करता हुआ अपने कमरे की तरफ आ गया था। यहाँ मौजूद उसका बड़ा सा बेडरूम हमेशा ही तैयार करके रखा जाता था। चौकीदार वहाँ के नौकरों को पता था कि कब किस वक्त साहब आ जाएं। फिर नौकरों को उसके मूड को सहन करना उसके बस की बात नहीं थी। फिलहाल हमेशा ही उसका बेडरूम रेडी करके रखता था। अभी भी उसने बेडरूम का दरवाज़ा खोला तो अंश के माथे पर उलझन दिखाई दिए। क्या कोई और कमरा तैयार नहीं? एक ही कमरे में तो नहीं रह सकते ना, मैं और ये दोनों, चिढ़कर बोला तो चौकीदार ने अपना चेहरा झुका लिया। साहब जी, आपने अपने आने की खबर नहीं दी। बारिश की वजह से सारे नौकर छुट्टी पर हैं, इसलिए बाकी सारे कमरे की सफाई नहीं हुई। सिर्फ यही कमरा आज साफ किया गया था। चौकीदार की बात पर वह गुस्से के अंदाज में पलटा। चौकीदार का गुस्से से दिल चाहा वह एक बार फिर साहब और उस लड़की के बीच के रिश्ते के बारे में पूछे, मगर कुछ देर पहले वाली उसकी निगाह याद करके वह खड़ा रहा। अंश ने अंदर बढ़कर उसे बेड पर लिटा दिया था। एक हल्की सी चीख लीवा के होंठों से निकली। प्लीज चाची, दरवाज़ा खोल दो, मुझे डर लग रहा है, वह टूटे शब्दों में बोली थी। कुछ अधूरे आवाज़ अंश के कानों से टकराए। वह गहरी सांस लेता हुआ पलटा। उसके कमरे में उस लड़की के साथ उसे रात बितानी थी। ये करना उसकी मजबूरी थी। उसे ये जंग जीतनी थी और जीतने के लिए वो फिलहाल किसी भी हद तक जा सकता था। चौकीदार को वापस भेजने के बाद उसने कमरे का दरवाज़ा लॉक किया और पलटकर हीटर ऑन करने लगा था। कमरे में गर्मी फैली तो धीरे से लीवा के चेहरे की रंगत फिर से वापस लौटने लगी। नीले पड़े होंठ वापस अपने असली रूप में आए। अंश ने हैरान होकर उसे देखा। वो बेहद खूबसूरत थी, इतनी खूबसूरत कि कुछ पलों तक वो अपनी निगाह हटा नहीं सका। उसके कपड़ों से निगाह चुराते हुए वह पलटा। बाहर फैली रात और अंधेरे में फैली तन्हाई उसके जिस्म में करंट सा दौड़ा रही थी। मैं भी इस पल आम आदमी बनकर सोच रहा हूँ। जानता हूँ ये जवान और खूबसूरत लड़की है। इस वक्त मेरे और उसके बीच और कोई मौजूद नहीं है, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये मेरे दुश्मन के परिवार में से है, तो इसके साथ मैं कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन क्या मैं इतना गिरा हुआ हूँ कि अपने जीत के लिए मैं दूसरे ऐसी किसी भी राह चलती लड़की को अपनी मोहब्बत दे सकता हूँ? खुद पर काबू करते हुए वो पलटकर खिड़की के सामने आकर खड़ा हो गया था, मगर निगाह भटककर एक बार फिर लीवा के जिस्म पर जा ठहरी। इस तरह गीले कपड़ों में सो रही है, सुबह तक बीमार हो जाएगी। मुझे इसके कपड़े बदल देने चाहिए। दिल मजबूत करके वह आगे बढ़ा। अलमारी से उसने अपने कपड़े निकाल लिए थे। ये ट्राउजर शर्ट उसके नाप की ही थी। जरूर लीवा को काफ़ी ढीली होती, मगर उसे उन गीले और चिपके हुए कपड़ों से छुटकारा मिल जाता। बेड पर कपड़े रखते हुए वह धीरे से उसके साथ बैठा था। अभी ये सोच रहा था उसे उतारूं कैसे। लीवा की पीठ को देखकर वो बेकाबू झुंझुला उठा था। इतने भारी भरकम लंबे चौड़े कपड़े पता नहीं लड़कियां पहनती कैसे हैं। वह झुंझलाकर वापस उठ खड़ा हुआ था। सारी हमदर्दी हवा हो गई। उसे बेकाबू खुद पर गुस्सा आने लगा था। मरती है तो मरे, अच्छा है, एक दुश्मन ही कम होगा ना। मैं बिना वजह क्यों इतना पागल हो रहा हूँ। खुद को धिक्कारते हुए वो पलटकर खिड़की के पास रखी कुर्सी पर आकर बैठ गया। रात धीरे धीरे बीत रही थी। बाकी वक्त उसने नॉर्मल तरीके से कोशिश की थी बिताने की। वह पलटकर पीछे की तरफ ना देखे। न जाने कितना वक्त बीता जब उसे अपने पीछे हल्की सी कराह की आवाज़ सुनाई दी। रात अभी कुछ हद तक बाकी थी। अंश ने पलटकर देखा, वह जाग रही थी। जागते हुए हैरानी से उसके पास देखते हुए आया और वह ये जानने की कोशिश कर रही थी कि वह किस जगह पर है। मैं कहाँ हूँ, आप कौन हैं? अंश पर निगाह पड़ते ही उसका रंग बिल्कुल खतरनाक हद से ज़्यादा सफ़ेद पड़ गया था।
वो बेकाबू बेड से उठकर खड़ी हुई, नज़र अपने कपड़ों तक गई। एक पल के लिए उसे तसल्ली हुई, मगर अगले ही पल उसका गला एक बार फिर सूखने लगा था। कौन है आप? मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हैं? मैं किस जगह पर हूँ? क्या चाची ने आपको भेजा था? वह मुश्किल से बोलते हुए दरवाजे की तरफ देखती, कभी अंश की तरफ देखती, जो गहरी निगाहों से उसके जिस्म का जायजा ले रहा था। आप मेरे फार्म हाउस में हैं मैडम, और मुझे किसी ने तुम्हारी गुलामी करने के लिए नहीं भेजा था। मैं तुम्हें खुद यहाँ पर लाया हूँ, अगवा करके। इस वक्त तुम मेरी कैदी हो। वह बड़े ही इत्मीनान से कहते हुए पैंट की जेब में हाथ डालता उसके सामने आकर खड़ा हो गया था। लीवा की रंगत अब पीली पड़ गई थी। किडनैप? लेकिन क्यों? मुझे क्यों किडनैप किया आपने? वे कांपते होठों से बड़ी मुश्किल से बोल पाई थी। उसे याद आया, बरसाती बारिश में वह घर के बाहर बिल्कुल अकेली थी और बारिश से डरकर वह बारिश से छुपने की कोशिश कर रही थी। फिर चलने लगी थी। एक गाड़ी ने उसे टक्कर मारी थी। कहीं आप वही गाड़ी वाले तो नहीं? वो बुरी तरह से लड़खड़ा गई थी। उसे ज्यादा जोर का चक्कर आया था। अंश ने अपने हाथ आगे बढ़ाए, मगर न जाने क्या सोचकर उसने अपने बढ़ाए हुए हाथों को वापस खींच लिया। जी हाँ, मैं वही हूँ, गाड़ी वाला। मेरा नाम अंश है। शायद तुमने अपनी उस बड़ी सी कोठी में मेरे नाम की पुकार अक्सर सुनी होगी। मेरी नहीं तो मेरे पिता का नाम तो जरूर सुना होगा। मैं वही हूँ जिसने तुम्हारे चाचा चाची की रातों की नींद हराम कर रखी है। बहुत हिसाब किताब बाकी है तुम्हारे चाचा चाची से मेरा। देखो किस्मत मुझ पर किस तरह मेहरबान हुई है। सारे हिसाब आज ही चुकता करने होंगे, और मुझे मौका भी मिल गया है। वह दिलचस्पी भरे अंदाज में कह रहा था। लीवा को पल भर को लगा जैसे जमीन खिसक गई हो। उसकी आंखों में पानी भरने लगा। एक नर्क से निकलकर दूसरे नर्क में आ फंसी थी। उसने बेकाबू होकर आंखों में आए आंसुओं के साथ दरवाजे का जायजा लिया। उसे पता था यही सब होगा। इतनी रात घर से बाहर रहने वाली लड़कियों के साथ यही सब होता है। काश चाची ने दरवाजा खोल दिया होता। पलके झपकाकर उसने आंखों में आए आंसुओं को अपने अंदर पी लिया। अंश ने तिरछी नज़र से उस लड़की को देखा, जिसके चेहरे पर अजीब सी बेबसी उभर आई थी। आप मेरे साथ क्या करेंगे? प्लीज मुझे जाने दीजिए। अगर आपको लगता है कि मेरे बदले आप मेरे चाचा चाची से पैसे निकलवा सकते हैं तो ये आपकी भूल है। मेरे बदले वह 1 रुपया भी नहीं देंगे। किडनैप करने वाले बिना पैसों के कहाँ सुनते हैं। वह कांपती उंगलियां मसलते हुए बोली थी। अंश ने ठीक से उसे देखा। तुम्हें लगता है मैं तुम्हें यहाँ किडनैप करके पैसों की मांग करूँगा? पैसों के बदले? उसकी आवाज़ में हैरानी उतर आई थी। उसे लगा सामने खड़ी 18 साल की लड़की उसकी बेइज्जती कर रही है। लीवा ने सिर उठाया। उसके बड़ी बड़ी आंखों में हैरानी थी। फिर आप मुझे यहाँ किस लिए लाए हैं? उसकी आवाज़ में डर उतर आया था। अंश के होठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट उभरी। मतलब तुम्हें मेरी शक्ल से लगता है कि मैं कोई गरीब टाइप का बंदा हूँ जिसे पैसों की ज़रूरत है? ये फार्म हाउस मेरा है, और इस जैसे 2-4 फार्म हाउस भी मेरे हैं। इस शहर में फैले हुए 2 बड़े बिजनेस भी मेरे हैं। देखो मेरे कपड़े इम्पोर्टेंट है, मेरे जूते भी इम्पोर्टेंट है। मतलब तुम्हें मेरी शक्ल गरीब जैसी लग रही है? अंश को जैसे खुद पर ही हैरानी हो रही थी। लीवा यूं ही उसे आश्चर्य से देखती रही। यह आदमी कौन था और क्या चाहता था? वह कह रहा था कि उसने उसके बंगले में उसका नाम सुना होगा, मगर उसने आज तक कभी अंश का नाम नहीं सुना था। वह इतनी इम्पोर्टेंट कब हो गई थी कि उसे बैठकर अपने घर में उसकी चर्चा की जाती? फिर मुझे यहाँ क्यों लाए हो? प्लीज़ बताइए। अगर आपको पैसे नहीं चाहिए, मुझे जाने दीजिए प्लीज़। सुबह होने से पहले मुझे घर वापस जाने दो। चाची सुबह दरवाज़ा खोल देंगी, मैं अंदर चली जाऊंगी। अगर मैं वापस नहीं गई तो वो पूरे परिवार में फैला देंगी। मैं घर से भाग गई हूँ। ये कहते हुए वो बेड को थाम कर धीरे से बैठ गई, जैसे हार मान चुकी हो। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। अंश ने उसे गौर से देखा। तुम वहाँ सड़कों पर रात में क्या कर रही थी? क्यों तुम्हारी चाची ने तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया था? इस बार वह कुछ हैरानी से बोला था। लीवा ने चेहरा ऊपर उठाया। जी, उनकी अलमारी में से कुछ पैसे चोरी हो गए थे, जबकि मैं उस घर में मुफ्त में रहती हूँ। मेरे माँ बाप मर चुके हैं, तो उनकी बेटी ने मुझ पर इल्ज़ाम लगा दिया कि पैसे मैंने चुराए हैं, जबकि वो पैसे उनकी खुद की बेटी ने चुराए थे। मैंने खुद उसे देखा था। वह बहुत धीमी आवाज़ में बोली। अंश ने बेबसी से अपने सिर पर हाथ मारा। ये किसे उठा लाया हूँ मैं? दुखों की मारी कोई मजबूर आत्मा है जो अपने साथ साथ मुझे भी रुला देगी। उसने झुंझलाहट भरी निगाह सामने बैठी उस लड़की पर डाली। अब उसे अपने भीगे जिस्म का एहसास हो रहा था।
वह अपने दोनों बाजुओं को अपने आसपास लपेटकर खुद को छुपाने की कोशिश कर रही थी। तुम उनके घर में क्यों रहती हो? तुम्हारे माँ बाप की मृत्यु हो गई है, तुमने अभी बताया मुझे। याद आया, रणवीर के छोटे भाई राम प्रसाद की एक हादसे में मृत्यु हो गई थी। अंश की आवाज़ में हल्की सी अफसोस झलक आई थी। लीवा की आंखों में फिर से पानी भर आया। उसने मुंह मोड़ लिया। चाची का कहना है कि मरने से पहले पापा ने मुझे उनके सर पर थूक दिया है, इसलिए वो मेरा ख्याल रखने के लिए मुझे अपने घर ले आए थे। उसके शब्दों में गहरी करवाहट घुली हुई थी। अंश ने एक लंबी निगाह उस लड़की पर डाली। वह रात के उस पहर बरसाती बारिश में बाहर खड़ी थी, बिल्कुल अकेली थी। वह सच भी कह सकती थी और झूठ भी। न मालूम उसकी कहानी में कितना सच था, मगर उसके सफ़ेद पड़ते चेहरे से अंदाजा हो रहा था कि वह झूठ नहीं कह रही थी। अंश गहरी सांस लेता हुआ उठ खड़ा हुआ। उसने अपने गले में एक नई मुसीबत मोल ले ली थी। अगर सच में ये लड़की उस घर वालों के लिए इतनी फालतू चीज़ थी तो उसे यहाँ लाकर उसने गलती ही की थी। भला उसके बदले उस रणवीर से क्या निकलवा लेता, मगर वह भी भाग्य का कुल्हाड़ी था। इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था। ओके, चलो ठीक है। अगर तुम्हारे घर वाले तुम पर इतना ही जुल्म करते हैं तो फिर वापस जाने के लिए क्यों तड़प रही हो? बेड पर कुछ कपड़े पड़े हैं, चेंज कर लो। ये पसंद नहीं तो अलमारी में से कोई और निकाल लो। वैसे तो ये मेरा कमरा है, लेकिन इतनी तमीज़ है मुझ में कि यहाँ पर एक अनजान लड़की रेस्ट कर रही है तो मैं कहीं और ठहर जाता हूँ। सुबह हो रही है, फ़िलहाल तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दे सकता, क्योंकि अब मैं तुम्हें किडनैप कर चुका हूँ और इस वक्त तुम्हारी फैमिली को भी पता चल चुका होगा। मैं इस खेल के तौर तरीके बदल लूँगा। तुम बेशक उनके लिए ज़रूरी ना हो, मगर मेरे लिए तुमसे अपना मतलब निकलवा कर रहूँगा। वह गंभीर अंदाज में कहते हुए पलटकर कमरे से बाहर निकल गया था। लीवा एक झटके से उठी। भगवान के लिए मुझे यहाँ मत रखो, मुझे वापस जाना है प्लीज़। मैं आपसे कह चुकी हूँ, मेरे बदले आपको कुछ नहीं देंगे वे लोग। क्यों मुझे बदनाम करने पर तुले हुए हो? कौन हो आप? मैं आपको जानती तक नहीं हूँ। वह एकदम उसके पीछे दरवाजे तक लपकी थी। अंश ने झट से दरवाज़ा बंद करते हुए पलटकर उसे देखा, जिसकी आंखों में डर और परेशानी थी। रिलैक्स करो, मैं तुम्हें यहाँ कुछ करने के लिए नहीं लाया हूँ। मुझे जो करना होगा मैं खुद ही कर लूँगा। अब तुम मेरे गले पड़ गई हो तो कुछ दिन यहाँ रुक जाओ। इतना अच्छा फार्म हाउस है, ज़रा घूम फिर कर देख लेना, एंजॉय कर लेना, लेकिन यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश मत करना। जानती हो, मैं जितना ठंडे मिजाज का आदमी हूँ उतना ही खतरनाक भी हूँ। दिमाग उलट जाता है मेरा अगर कोई लड़की मेरी बात ना माने। तुम्हारे चाचा के साथ मेरे पुराने हिसाब किताब चुकता करने हैं और अब उसमें तुम मेरी मदद करोगी। बेशक तुम उनके लिए ज़रूरी ना हो, लेकिन इस्तेमाल कैसे करना है अंश को अच्छे तरीके से पता है। अब वापस अंदर जाओ, कपड़े बदल लो। गुस्से में कहते हुए उसने पलटकर दरवाज़ा लॉक कर दिया था। लीवा ने बेबसी से दाएं बाएं देखा। कमरे से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। एक बड़ी सी दीवार खड़ी थी, वह भी लॉक थी। सारी परीक्षाएं मेरे लिए ही क्यों? न जाने चाचा और चाची मेरे बारे में क्या सोचते होंगे। मुझे पता था मेरे साथ यही सब होगा। मेरी किस्मत ही बुरी है। दोनों हाथों में अपना सर थामकर वह फूट फूट कर रोने लगी थी। उसका ख्याल बिल्कुल ठीक था। रणवीर के शहर के वापस बंगले में वापस पहुंचते ही उसकी चाची ने बिल्कुल कोहराम मचा दिया। रात के अंधेरे में न जाने वह किसके साथ घर से भाग गई है। मैं तो पहले ही कहती थी तुम्हारे भाई की बेटी घर में रुकने लायक नहीं, मगर तुम्हें शौक था ना उस अनाथ को पालने का। देखो ना, वह अब हम सबका मुंह काला करके भाग गई है। तुम्हारी भतीजी। रणवीर के कानों में जैसे जहर घोल दिया गया था। वह गुस्से से भरी निगाहों से नौकरानी को देखते ही उस पर बरस पड़ा। किसी नौकरानी में इतनी हिम्मत न थी कि अहिल्या देवी की झूठ का पर्दाफाश कर सके। अपने नाखूनों पर नेल पॉलिश लगाती माया मन ही मन में मुस्कुरा रही थी। कमाल है लीवा, ऐसा भी खेल खेल सकती है। मुझे तो अंदाजा ही नहीं था। अच्छा हुआ उस छिपकली से जान छूटी। हर वक्त उसे देखकर अजीब सा लगता था। जब वो इस घर में अपने गंदे इरादों से रहती थी, ये घर नाखुश था। लीवा जैसा जिस्म उनकी जिंदगी से गायब हो चुका था। सिर्फ रणवीर ही थे जिनका खून खोल रहा था। भतीजी की मोहब्बत में नहीं, बल्कि उसकी नफरत में। उसका बस नहीं चल रहा था लीवा कहीं सामने आ जाए और वह खुद अपने हाथों से उसकी जान ले ले। एक आदमी और भी था जिसे लीवा के हाथों से निकल जाने का बहुत पछतावा हो रहा था। ये उनका गोद लिया हुआ लड़का था, जिसने लीवा की जिंदगी नर्क बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी।
पहले ही हाथ साफ कर लेता। न जाने किस चीज़ का इंतजार करता रहा। इतनी अच्छी भली लड़की मेरे हाथ से निकल गई। न जाने कौन सा भिखारी आदमी उसका हाथ पकड़ा होगा। सिगरेट होंठों पर दबाए वह बड़ी कड़वी नज़रों से सोचता जा रहा था। ये कहानी बहुत दिलचस्प रहने वाली है। क्या लीवा अंश से अपनी जान छुड़वा पाएगी, या फिर उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाएगी, या फिर उसकी शादी सोहन से होगी? इस कहानी को जानने के लिए इसका अगला एपिसोड ज़रूर देखें। बहुत दिलचस्प रहने वाली है। और मेरी वीडियो आप लोग जहाँ कहीं से भी देखते हैं, कमेंट में अपने शहर और राज्य का नाम ज़रूर बताएं। मुझे आप लोगों के कमेंट पढ़ने में बहुत आनंद आता है और उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। जो लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।